Good evening to all. Welcome to the platform of Ace Defense. So my name is Abhay Yadav. So यहाँ पे हम लोग it is a basically free initiative where we are going to cover subjects जो कि आपके CDSE particularly CDSE CPF एग्जाम के लिए आपके रेलेवेंट रहेंगे। तो मैं आपका ज्योग्राफी कवर करा रहा हूँ। आपका एक लेक्चर अभी तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर। सो अभी ये जो भी मैं टॉपिक कराने वाला हूँ, दीज आर डिजाइन दीज पीपीटीज दैट आई हैव डिजाइंड इज आई वुड से कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पीवाई क्यूज वगैरह हो गए, कुछ कुछ चीजें मैं ऐड कराऊंगा। वुड बी दोज वुड हैव एटमोस्ट इम्पोर्टेंस। ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी। बाकी आपके सच मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता ही दिया था। किसी के कोई भी डाउट्स हैं, ठीक है ना, कुछ भी है तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है ना। मतलब कोई ना कोई फैकल्टी, अगर मुझे मिलता है टाइम तो मैं आई विल रिप्लाई दैट। ठीक है ना। बाकी कोई भी डाउट हो, और या फिर आपको पीपीटीज आपको एनोटेशन मिल जाएंगे, आपको लगता है मेरे साइड से कोई मिस्टेक हो गया है, मैंने मिसजज कर दिया है या मैंने कुछ गलत बता दिया है, तो प्लीज पॉइंट इट आउट इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं भी सही करूंगा आपको, एंड ऑडियो की भी हेल्प होगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट वुड बी द कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ योर एटमोसफेयर। ठीक है ना। तो मैंने आपको बेसिक समर सॉल्स्टिस ये वगैरह ये सारी चीजें करा दी थी। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका आज टॉपिक कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ योर एटमॉस्फेयर। ठीक है ना। इससे श्योर शॉर्ट एक से दो क्वेश्चन आते हैं। श्योर शॉर्ट मैंने आपके जो टॉपिक्स हैं वो इसी तरीके से अरेंज किए हुए हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहां से, कि जो आपके इंपॉर्टेंस टॉपिक है, जो जो डायरेक्ट है एज कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जिनका ज्यादा है। ठीक है। जहां जहां इंपॉर्टेंट है वहां पर वो मैं पहले ही बता दूंगा कि ये पीवाई क्यूज हैं, ये आ चुके हैं। ठीक है ना, जो भी है। तो बात करते हैं कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ योर एटमॉस्फेयर। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जिसको हम वातावरण कहते हैं, ठीक है ना, तो वो कैसे है, कितने लेयर्स हैं हमारे पास ना, मल्टीपल लेयर्स हैं, 5 लेयर्स है टू बी प्रिसाइज। ठीक है। क्या गैसेस हैं, ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ को हम मतलब स्टडी करने वाले हैं। तो पहले देखेंगे लेयर ऑफ द सराउंडिंग, हमारे पता है। ठीक है। एटमॉस्फेयर के लिहाज देखो, अब हमें पता है कि जो इसको वातावरण की चादर की तरह एक तरीके से ऐसे लेयर्ड है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ध्यान रखना है कि जो आपका जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इट इज कंसंट्रेटेड अराउंड 99% जितना आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर है, वो विद इन हाइट और ऑल्टीट्यूड आई वुड से ऑफ 32 किलोमीटर अबव द अर्थ। तो अगर मैं बोलूंगा, अगर हमारे अर्थ के सरफेस से 32 किलोमीटर यानी 32 किलोमीटर के अराउंड अराउंड आपका जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, 99% ऑफ योर जो भी आपका है वो आपका वहीं तक है। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, और सबको पता है कि भैया नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर द प्रोमिनेंट गैसेस। ठीक है ना। आपकी 99% ये हैं, रेस्ट 1% में आपकी ये सारी गैसेस आती हैं। ठीक है ना। वो मैं अभी आपको बताऊंगा, सेग्रीगेशन बताऊंगा कितना परसेंटेज है। ठीक है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछा जा भी रहा है काफी टाइम से ना। अब देखो लेयर्स की बारे में बात करते हैं, तो हमारे 5 लेयर होते हैं। आपका होता है फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रोपोस्फेयर। फिर देखो ट्रोपोस्फेयर यहाँ पे ये एंड हो रहा है, ये जो ट्रांजिशन है इसको हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज। आगे ये सारा कुछ मेंशन है। फिर ऐसे स्ट्रेटोस्फेयर होगा, स्ट्रेटोस्फेयर जहां पे एंड होगा, मीजोस्फेयर स्फेयर स्टार्ट होगा, इस ट्रांजिशन स्टेट को बोलेंगे स्ट्रेटोपॉज। तो नीचे उन्हीं का नाम जुड़ जाएगा, बस बेसिकली स्ट्रेटोपॉज हो जाएगा। ठीक है ना। मीजोस्फेयर होगा तो ये मीजोपॉज हो जाएगा। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए, ऐसी ये थर्मोपॉज हो जाएगा, आइनोपॉज हो, जो भी चीजें हैं। ठीक है ना, बस आपको इतना पता होना चाहिए। आइनोपॉज हो जाता है, थर्मोपॉज हो, जो भी चीज़ 5 लेयर में डिवाइड किया हुआ है। अब द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि सर व्हाट आर द क्राइटेरिया, मतलब जब डिवाइड किया गया होगा, जो भी आपके एक्सपर्ट रहे होंगे इस चीज में, तो मतलब किस तरीके से हाइट के हिसाब से किया है कि इतना हाइट तक ये रहेगा, क्योंकि हाइट तो सबका डिफरेंट है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड ऑलरेडी, कि जो आपके एटमॉस्फेरिक लेयर हैं वो कैसे, हमने उसको कैसे कैरेक्टराइज किया हुआ है, टेम्परेचर के बेसिस पे। ठीक है ना। टेम्परेचर बेसिस के किया है कि मतलब आपकी सोलर इंसोलेशन, सोलर रेडिएशन जितना एब्जॉर्प्शन रहता है वहां से, उसी हिसाब से वहां का टेम्परेचर कम ज्यादा रहता है। तो हमने जो आपने लेयर्स को डिवाइड किए हुए हैं, दोस आर प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएशन इन टेम्परेचर। ठीक है ना। टेम्परेचर बेसिस पे आपके ये जो आपके लेयर्स हैं वो डिवाइड किए गए हैं। ठीक है जी। यहाँ पे बात करते हैं, आप आपको सबको पता है कि वेरियस मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, जिसको हम एरोसॉल होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ह्यूज नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स हैं, लिक्विड पार्टिकल्स हैं। सॉलिड पार्टिकल्स का मतलब क्या है, डस्ट हो गया। लिक्विड पार्टिकल मतलब वाटर वेपर हो गए। ठीक है ना। और ये हमारे गैसेस से का साथ मिलकर एक एरोसॉल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है जी।
ये चीज ध्यान हो गई। उसके बाद बात करते हैं क्या, प्रपोर्शन ऑफ गैसेस, ठीक है ना, आपके हायर लेयर में, आपके ज्यादा एटमॉस्फेयर में, ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह है, ऑक्सीजन ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है एट द हाइट ऑफ 120 किलोमीटर। तो ऐसा बोला जाता है जो ऑक्सीजन है आपका वो 120 किलोमीटर तक ही आपको मिलता है, मतलब 120 किलोमीटर बिल्कुल नेग्लेजिबल हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर है ये आपका 90 किलोमीटर तक मिलता है। तो हम जब आगे पढ़ेंगे जैसे स्ट्रेटोपॉज के ऊपर आपके ये बिल्कुल गायब हो जाते हैं ना, नॉक्ट्यूलेंट क्लाउड्स वगैरह होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आपका CO2 है आपका, ठीक है, CO2 हो गया, एंड वाटर वेपर हो गए, ये आपके कितने 90 किलोमीटर तक ही आपको ये फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ आपको वहां तक ही इनकी वो है, रीच है, मतलब वहीं तक आपको मिलते हैं। आपका 99% आपका ये क्लीन एयर मतलब ये आपका रहता है, ठीक है। इनर्ट गैसेस बेसिकली दोज डू नॉट रिएक्ट विद अदर एजेंट और गैसेस, उनके साथ है ना, वो आपकी 1% में आती है ना। उसके बाद ठीक है, ये आपको आपको पता है कि वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी हैं, ठीक है। ये अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जो हम अब लोग पढ़ेंगे। अब उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बात करते हैं हमारे गैसेस की, कि आपकी कितने क्या गैसेस है। आपको मैंने ये बता दिया कि सर N2 + O2 = 99%, कि सर ये दोनों गैसेस मिला के तो आपके 99% बनता है, ठीक है। बाकी क्या है, तो बाकी का एक बार देख लेते हैं, मैं आपको बाकी का बता देता हूँ, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। बाकी गैसेस का मैं बता रहा हूँ, और ये भाई बहुत ही मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है आई वुड से। अभी मैं कुछ बताऊंगा कुछ, अब देखो आप कहते थे कैसे एग्जाम बनते हैं, देखो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन आता है, उसके बाद आर्गन आता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आता है, उसके बाद है आपका नियोन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, एंड एंड हाइड्रोजन है, ठीक है। ये आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो देखो पहले क्या होता था, पहले क्या होता था कि स्टार्टिंग के चार पूछे जाते थे। रीसेंट का एग्जांपल बता रहा हूं, उन्होंने पूछा है लास्ट के तीन बता दो। अब ना लास्ट के तीन पूछे गए रिसेंट के टाइम पे। तो लोग क्या होता है, जैसे मैंने अपने टाइम पे नो आर्को से याद किया था, नो आर्को, ठीक है ना। तो NO को CO मतलब यानी आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके से मैंने अपने टाइम पे याद किया था। तब नहीं पूछा जाता था यार, मतलब ठीक है मैंने पूरा टेबल याद किया हुआ था। बट रीसेंट टाइम पे क्या हो, सबको उनको भी पता है कि भाई सारे लोग याद करके, तो एक काम करो पूछो लीस्ट। अब ये जो है ये NCERT में ऐसे का तैसा ही दिया हुआ है ना। अब बोलोगे सर H2 से भी तो कुछ कम होता होगा भाई। बट हमको NCERT प्योरली NCERT बेस पे पढ़ना है, तो वो चीज़ हमको ध्यान रखनी है पहली चीज। अब उसके बाद क्या है, आपके परसेंटेज पूछा गया है। तो बिल्कुल एक्साइट बताता हूं, तो हमने 79 बताया इसका है, तो आपका 78.8% आपका ये है, 20.95 ऑक्सीजन है ना। आर्गन का है 0.93। कार्बन डाइऑक्साइड का PYQ है, ठीक है, मैं इसको अलग से हाईलाइट कर रहा हूँ, इसी के लाइट कलर में लिख देते हैं। PYQ है ये, ठीक है ना। देखो PYQ ये दोनों भी हैं, बट ये बहुत ही ऐसा है कि जो लोग कर सकते थे यार, कि ठीक है पहले आ जाता था। इसका पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना है, इसका 0.036% है, ये सारा परसेंटेज है, ध्यान रखना ये, ठीक है ना, परसेंटेज है ये। तो ये आपका PYQ प्लीज ध्यान रखना, इनके बारे में नहीं पूछा गया है, बस इनके बारे में आपको इनका ये पता होना चाहिए, क्या कहते हैं, इनका अरेंजमेंट पता होना चाहिए कि हाँ कितना वो रहता है आपका, ठीक है। ये चीज हो गई, ठीक है। हम्म। उसके बाद एक टर्म से आप लोग थोड़े से वो हो जाओ, कि सोलर इंसोलेशन क्या होते हैं। तो एक होता है इंसोलेशन, जो सन रेडिएशन होती है, सन की जो रेडिएशन हमारे आती है, उसी को हम लोग बोलते हैं सोलार इंसोलेशन, या फिर इंसोलेशन से, सोलार इंसोलेशन के इंसोलेशन ही बोलते हैं उसको। तो मैं आगे जब इस वर्ड का यूज करूंगा तो हो सकता है आपको ऊपर से निकल जाए दिमाग से, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इंसोलेशन इज नथिंग बट क्या है, जो सोलर रेडिएशन है उसी होते हैं, उसी के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो वो चीज होगी। एक चीज और, आपकी बात करते हैं ओजोन लेयर की। ओजोन क्या होता है, O3 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल होता है, ये कितना प्रेजेंट होता है, इसका पूछा जा चुका है, क्योंकि NCERT में गिवन है, इसलिए दिस इज माई ड्यूटी कि आपको कितना परसेंट पे होता है। ये होता है 0.1234, इतने परसेंट पर है आपका ओजोन, ठीक है ना। एंड इट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये आपका एक स्टेटमेंट में पूछा गया था कि ओजोन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नहीं, इट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड सर, समझ रहे हो।
यानी जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया है, उसके ऊपर जो ओजोन है वो काफी थिक है, थिन है सॉरी, पतली हुई है। अब कहीं और जगह है तो वहां पे थिक है, तो ऐसा नहीं है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओजोन लेयर है, वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, तो बस ये चीजें जो आपको बतानी थी। अब मैं थोड़ा सा गैसेस के बारे में बता देता हूँ, ठीक है ना। ऑक्सीजन आपको पता है 21%। अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऑक्सीजन है, सबको पता है, मोस्ट रिएक्टिंग है, ठीक है ना। आपका ऑक्साइड्स फॉर्म करती है, कंबशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद पता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन 78% होती है, आपकी इनर्ट होती है, ठीक है ना, रिलेटिवली इनर्ट होती है। और ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह होते हैं, इसमें आपका नहीं है। अब देखो, कंट्रोल द कंबशन, एक क्वेश्चन एक बार ये बच्चे ने पूछा था, इसलिए मैंने ये ना यहाँ पे ऐड किया हुआ था। क्या बोलते हैं सर, ऑक्सीजन इतना कंबस्टेबल है तो हवा में आग क्यों नहीं लगती है। देखो मैंने कि हवा में आग नहीं लगती है, बट हवा के बिना आग लग नहीं सकती है। रीजन मीन क्या है कि जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, वो कुछ कुछ भी कह लो, भगवान की दया से वो इस तरीके से है कि जो गैसेस हैं उसमें नाइट्रोजन इतना ज्यादा डोमिनेटिंग है कि वो ऑक्सीजन को कंबस्ट इटसेल्फ होने नहीं देता है। ठीक है, डाइल्यूट कर रखता है, तो है ना। बट अगर उसको किसी चीज को जलाना है तो हमें इनडायरेक्टली ऑक्सीडेशन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो ये आपका, हाँ ये देखो लिखा है ना, इट ऑल्सो इनडायरेक्टली हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग अलग है, और उसकी बात देख लेते हैं एक बार, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देख लो। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसमें, अच्छा ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखना। ये 0.03 है, 0.3 कर लो, 0.36 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.3% कर लो या 0.36 कर लो, वो ठीक, ये चीज़ रहती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस है, वो सारी चीज़ों में प्रोसेस में काम आती है, तो इसको पढ़ लेना, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या बहुत एफिशिएंट एब्जॉर्बर होती है हीट का। जो कार्बन डाइऑक्साइड इज कंसीडर्ड एज अ वेरी एफिशिएंट एब्जॉर्बर ऑफ हीट, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, तो इससे आपके जो हीट बजट होता है, हीट एनर्जी बजट होता है, हीट एनर्जी बजट में एक बार लेमन में बता देता हूँ आपको कि हाँ, जो सन रेडिएशंस होते हैं, इसको इंसोलेशन बोलते हैं। तो वो हमारे अर्थ पर आती है और रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है ना। अब जस्ट इमेजिन कि अगर सारी रेज आ रही हो, सारी अगर अर्थ पे रुक जाएंगी तो अर्थ तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसी अगर सारी वापस चली जाएंगी तो अर्थ बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल जम जाएगा, है ना। तो कुछ है ना, तो ऐसे ही होता है, कुछ एब्जॉर्ब होती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं हीट बजट, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कुछ जो अब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। हीट बजट है, मैं इसको पूरा कराऊंगा, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कार्बन डाइऑक्साइड से, क्योंकि मैं इससे यहाँ से ग्रीन हाउस गैस के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। ठीक है। इसके बाद देखो, अब आपको ये भी पता है कि कार्बन इमिशंस कहते हैं ना, कार्बन इमिशंस बढ़ रहे हैं। अगर आप पेपर टू की भी तैयारी करते हुए पढ़ते हुए, कार्बन क्रेडिट्स की कार्बन क्रेडिट स्कीम भी लाई हुई है। यूरोपियन नेशन ने भी अलग अलग टैरिफ्स लगाए हुए हैं इसी चीज को लेके। ठीक है। तो क्या है कि कार्बन, जब भी फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपका अलार्मिंग सिचुएशन होती है ग्रीन हाउस गैसेस के ना। ग्रीन हाउस गैस, एक बार सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ, आपने देखा होगा कि जो कार है, वो बहुत कॉमन एग्जांपल है, आपने देखा होगा, जो कार होते हैं, धूप में खड़ी कर दो, कार एकदम अंदर से गर्म हो जाती है। क्यों गर्म हो जाती है, वो एक बार समझ लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो आपको देखो, जो सन रेडिएशंस होती हैं, तो कलर मजा नहीं आ रहा, इसमें कलर चेंज करते हैं अपन। तो आपको मैं सन रेडिएशंस के बारे में एक छोटा सा चीज बता रहा हूँ, ठीक है ना। जो सन की रेडिएशंस आती हैं वो दो फॉर्म में आती हैं, है ना, दो तरीके की वेव्स होती हैं, ठीक है ना। एक होती है शॉर्ट वेव्स, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, एक होती है शॉर्ट वेव्स, और दूसरा होती है लॉन्ग वेव्स, ठीक है ना। तो जो आपकी रेडिएशंस होती हैं वो दो फॉर्म्स में आती हैं, ठीक है ना। दो दो फॉर्म में ये एनर्जी, सनी रेडिएशन की जो एनर्जी है, वो दो वेव्स की फॉर्म में आती है। एक शॉर्ट वेव्स होती है और एक लॉन्ग वेव्स होती हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब ये सन रेज आती हैं, तो शॉर्ट वेव्स होती है ना, ये तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी जमीन से टकराती है और वापस चली जाती है, रिफ्लेक्ट बैक। रिफ्लेक्ट का मतलब वापस ही हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक तो यूज नहीं करते। तो ये वापस चली जाती स्पेस में। तो ये तो क्या है, आई गर्म करी और वापस चली गई, सो देयर वोंट बी नो हार्म। बट लॉन्ग वेव के साथ पता है क्या होता है, लॉन्ग वेव्स गेट ट्रैप्ड, जो अर्थ में ट्रैप हो जाती है। जो ट्रैप कैसे होंगी, आपका सीधा सा कार वाला एग्जांपल ले लो, गर्मियों में वो
खड़ी किया कार को, तो उसमें क्या होता है, उसमें शॉर्ट वेव्स तो वापस चली जा रही है, बट जो लॉन्ग वेव्स हैं वो कार में ही रह जाती हैं, जिससे वो क्या एकदम गर्म करने लगती हैं। और अगर मैं इसको प्लेनेट के लिए पर तो वो हमारे अर्थ के हिसाब से चल रहा है, ठीक है ना। तो लॉन्ग वेव्स हो जाती है ट्रैप। अब इनके ट्रैपिंग एजेंट होते हैं। अब ये ट्रैप क्यों होती है? क्योंकि ट्रैप के एजेंट्स होते हैं। अब ये जो एजेंट्स हैं, ये गैसेस हैं, है ना। अब ये जो गैसेस होते हैं, इन्हीं गैसेस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है ना। इसमें से काफी प्रोमिनेंट मैं आपको गैसेस का नाम बता देता हूँ। लास्ट ईयर, हाँ लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर सीएपीएफ में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी इसमें से गैस है जो जिसका लाइफ साइकिल पूछा था कि कितने टाइम तक वो रहती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जीएचजी का हाउस में आपके ग्रीन हाउस गैसेस में कौन सी होती है? मीथेन, CH4, ठीक है ना। वाटर वेपर, वाटर वेपर के बारे में पूछ चुका है क्या? वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है, यस। वाटर वेपर भी ट्रैप करते हैं भाई, किस, है ना। तो क्योंकि ये लगता है ना कि सर वो तो फॉसिल फ्यूल होते हैं, फॉसिल नहीं, वाटर वेपर भी आपके ट्रैप करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है ना। CFCs हो गए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके क्या करते हैं, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको काफी ज्यादा एम्पलीफाई करते हैं। तो जो गैसेस है वो, और वो जो जो वेव्स है वो और ज्यादा ट्रैप होती है, और जो एनुअल आपका जो क्या कहते हैं टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, यही बढ़ रहा है। तो अभी मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, जो भी ये लोग देख रहे हैं ये, तो प्लीज पेरिस एग्रीमेंट के बारे में पढ़िए, ठीक है ना। 2015 का था, क्या था मैं नहीं बताऊंगा, ये कुछ पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट हो गया है आपका, एजेंडा 21 हो गया, ठीक है ना। लॉस एंड डेवलपमेंट फंड बनाया गया था अभी आपका, ये G20 के टाइम पर, ठीक है ना। तो आप इसके कदर कार्बन क्रेडिट स्कीम हो गई, है ना। यूरोप ने एक कुछ नॉर्म्स लगाए थे आपके ये ना, तो क्रेडिट वैल्यूज वगैरह, तो ये सारी चीजें हो गई। कार्बन सिंक हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज पढ़ लेना, इसी से रिलेटेड है। तो ये थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, बट ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये वाले जो पॉइंट मैंने बताए, कि इस पे आपका लॉन्ग वेव, देखो ये वाला आपका PYQ है, ध्यान रखना, ये वाला PYQ है। ये पूछा जा चुका है कि कौन सी वैल्यू, कौन सी वेव्स होती हैं जो आपके अर्थ पर ट्रैप हो जाती है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। तो वो आपकी लॉन्ग फॉर्म वेव्स होती हैं, लॉन्ग वेव्स होती हैं जो कि आपके अर्थ पर ट्रैप हो जाती है। शॉर्ट वेव्स बाउंस बैक कर जाती हैं, ठीक है ना, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो ये चीज हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, शॉर्ट वेव्स हो गए, लॉन्ग वेव्स हो गए। ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, मैंने एग्जांपल बता दी, मीथेन हो गया, वाटर वेपर हो गया, CO2 हो गया, और CFCs होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है ना। अब क्या होता है वो आप लोग थोड़ा सा अपनी तरफ से भी थोड़ा सा एफर्ट डालिएगा, ठीक है। बाकी नहीं है तो आप बता दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें भी। हम्म। तो मैंने आपको बताया ये मीथेन का, तो ठीक है, ये आपके बाकी मीथेन के बारे में आपको देख लेना। मीथेन क्या होता है, डिकम्पोजिशन से फॉर्म होता है, किसके? बायोलॉजिकल जो भी वेस्ट होता है, मैटर होता है, उसका डिकम्पोजिशन होता है। तो बैक्टीरियल जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसको डिकम्पोज करते हैं जो बायोलॉजिकल मैटर है, और उनका बाई प्रोडक्ट होता है आपका मीथेन गैस, ठीक है ना। मीथेन गैस निकलता है, CH4 मीथेन होता है, ठीक है। ये बेसिक हो गया आपका। पढ़ते हैं आगे। ओजोन, ओजोन के बारे में जैसे ही बता रहा था मैं। ओजोन को देखो, ओजोन की सबसे बनने की कंडीशन क्या है, ये स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, मैं अभी बताऊंगा वो सारे लेयर्स के। तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, सबको पता होगा, बचपन से पढ़ रहे हैं, बचपन से मैम सर पढ़ा रहे हैं हमको, यहाँ से स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, पहली चीज कि ये कितना परसेंटेज में होता है, मैंने बता दिया था, 405 से याद रखो, 405% आपका रहता है। एंड इट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है जी। और कितने हाइट पर रहता है आपका, कितना ऑल्टीट्यूड रहता है, 20 से 25 किलोमीटर, 20 से 25 किलोमीटर पर रहता है। इस हाइट पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा हाई रहती है, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन होती है ओजोन की इतने से इतने किलोमीटर के ऊपर, अपना आपका जो ऑल्टीट्यूड रहता है, ठीक है जी। अब देखो, सबको पता है कि क्या 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 ब्लॉक करता है ये, यूवी रेडिएशंस, है ना। यूवी रेडिएशंस ब्लॉक करता है आपका ओजोन, ठीक है ना, ये चीज हो गया। उसके बाद और नेग्लिजिबल क्वांटिटी होती है अदर गैसेस की, वो चीज है की। अब ओजोन की एक दो चीज पढ़ लीजिए। पहली चीज कि ओजोन की यूनिट क्या होती है, सॉरी। तो देखो, यूनिट ऑफ ओजोन, दिस इज अ PYQ, अगेन मैं बता रहा हूं। तो ओजोन की यूनिट ध्यान रखना क्या होती है, डॉप्सन, ठीक है। ये चीज होगी, डॉप्सन होती है, इज द यूनिट ऑफ योर ओजोन। उसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जा चुका है, ये सिविल सर्विस का क्वेश्चन, सिविल सर्विसेज का कहीं का तो क्वेश्चन है यार, बट CDSE CPF का नहीं, बट अगेन UPSC से रिलेटेड है, तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि आपका एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किससे? यूवी रेज से रिलेटेड। देखो, तो यूवी रेज होती हैं, ये भी दो टाइप की होती हैं, एक होती है अल्फा और एक होती है बीटा। तो ये पूछा जा सका इनमें से कौन सी डेंजरस ज्यादा होती है, तो ध्यान रखना है मोस्ट डेंजरस होती है ये बीटा वाली,
ये जो आपको स्किन कैंसर होता है ना, तो वो उसके उसका मेन कारण ये है, है ना। तो मोस्ट DANGEROUS, या मोस्ट डेंजरस आपकी बीटा बीटा यूवी बेस रहती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यूवी रेज में भी बीटा रेज आर द मोस्ट डेंजरस फॉर द ह्यूमन, ह्यूमन और जो भी बायोलॉजिकल लाइफ है, लाइफ है उसके लिए। वाटर वेपर ठीक है, 2 से 4% जितना है, इसका कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये आपके वाटर वेपर है विद इन 6 किलोमीटर ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। तो बस ये चीज आपको ध्यान रखिए, ज्यादा हाइट तक नहीं है ये, इतना इतना आपका विद इन 6 किलोमीटर के सरफेस तक रहता है। बस जो जो मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट हाईलाइट किए हैं, उन्हीं पे आमतौर पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हम्म, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारा क्या है। हाँ, ओजोन हो गया, वाटर वेपर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब बेसिकली ये वाला ना यहीं से बताया हुआ है कि ये जो देखो वाटर वेपर हो गया है, तो जो मैंने बताया था ना कि लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। इंफ्रारेड और हीट एमिटेड बाय द अर्थ ड्यूरिंग नाइट, क्योंकि अब देखो ऐसा एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये सरफेस है, ये आपका अर्थ सरफेस है ना, ये सन है, तो सन जब यहाँ से ये जब हीट आती है ना, तो ये क्या कहते हैं, ये जमीन है इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे मैं राजस्थान में जिस साइड से आता हूँ, वहाँ बहुत ज्यादा पत्थर इलाका है। रेड स्टोन फेमस है मेरे यहाँ का, धौलपुर हाउस। जो धौलपुर यूपीएससी का धौलपुर हाउस है, वो जो धौलपुर है वो एक्चुअली उसी जगह से आता हूँ मैं। तो धौलपुर में क्या है, रेड स्टोन काफी फेमस है। तो स्टोन के साथ क्या होता है कि वो गर्म होता है, धीमे धीमे करके गर्म होता है, और धीमे धीमे करके ही ठंडा होता है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो है ना, ये जो रेडिएशन है, जो हीट है, ये तो एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर रात को स्लो स्लो एमिट करता है, तो इसी को टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस बोला जाता है, ठीक है ना। टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस क्या है कि जो अर्थ है, अर्थ अर्थ अपनी तरफ से जो हीट एमिट करती है, जो उसने पूरे दिन में एब्जॉर्ब किया होता है, उसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस बोला जाता है, ठीक है। राइट, जो ठंडे टाइम पे उसको वो करती है, बस उसमें यही चीज़ है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन की बात की गई है, तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद बस एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, क्या यहाँ पे ये पॉइंट ऐड किया था मैंने बाद में, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि देखो, जो आपकी एयर की मॉइस्ट जो देखो जो मॉइस्चर होता है एयर में, वो उसकी कैपेसिटी कैसे किसके प्रोपोर्शनल होती है, ड्राइनेस टेम्परेचर के। यानी एयर टेम्परेचर होता है उसका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मॉइस्चर के, यानी जितना टेम्प मतलब अपोजिट बोलते हैं, मॉइस्चर इन एयर, वो किसके अकॉर्डिंग उसके रहता है, टेम्परेचर के, ठीक है ना। ये चीज आपको बस ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें ये पूरा दिया हुआ है, बहुत सारे मैंने पाई चार्ट्स और ये अलग अलग तरीके के GIFs लगाए हुए हैं, जस्ट कि आपको थोड़ा सा अच्छा एक आइडिया मिल जाए। चलिए, वेल एंड गुड। पानी पी लेता हूँ। उस देखो, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने लेयर्स के बारे में, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिक बेसिक गैसेस वैसेस के बारे में आपको बता दिया है। नाउ स्टार्ट विद द एटमॉस्फेरिक लेयर। हाँ जी, एटमॉस्फेरिक लेयर के बारे में बात करेंगे हम। तो देखो, हमारे 5 लेयर हैं आपके आपके एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको वहां पे हाईलाइट करा दूँ। तो देखिए, 5 आपको लेयर में हमने डिवाइड किया हुआ है, सबको पता है, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आपके एक्सोस्फेयर, ये पूरा यहाँ पे। ये आपके यहाँ पे हो रखे हैं, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद ट्रोपोस्फेयर। इसमें इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है इसमें, और स्ट्रेटोस्फेयर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपकी पूछी जाती है। सो देखिए, तो एक रिसेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया एक चीज बताओ, एवरेज थिकनेस कितनी है आपकी ट्रोपोस्फेयर की, ठीक है ना। तो एवरेज थिकनेस यानी कितने से कितने तक है, मैं बता रहा हूं। एवरेज थिकनेस है वो इसकी 18 से 20 किलोमीटर है, ये बता रहा हूं मैं आपका NCERT का डेटा। अब मैं जो आपको कुछ डेटा बताता हूँ, जो भी स्टैटिक पार्ट बताऊंगा, वो आपको थोड़ा सा रहेगा, वो मैं NCERT को ही आपको गाइड करूंगा। आप बोलोगे सर इस बुक में दिया उस बुक में दिया, नहीं, हमको NCERT से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट बैक्ड डेटा है, तो इसलिए आपको NCERT से ही आपका डेटा वो करना है, ठीक है ना। आपका 70-80% तो पेपर यार उससे बनता है, NCERT से। उसके बाद देखिए, एटमॉस्फेरिक लेयर आपका यहाँ पे दिया हुआ है, आपका ट्रोपोस्फेयर होता है, ठीक है, फर्स्ट लेयर होता है। अब देखो, 8 किलोमीटर, अभी थिक थिन कहाँ पे होता है, पतला थोड़ी, हाइट कम कहाँ पे होती है, पोल्स पर होती है 8 किलोमीटर, और 18-20 किलोमीटर के अराउंड इक्वेटर पे होती है, ठीक है ना। तो ये मैंने एवरेज कर दी, ये मैक्सिमम हाइट होगा, एवरेज नहीं है। देखिए मैंने मैक्सिमम हाइट, मतलब मैक्सिमम हाइट इसकी
इतनी है। ये आपका उसका डेटा है ना, मतलब एनसीईआरटी का। तो देखो, ट्रोपोस्फेयर आपका 8 से 18-20 किलोमीटर तक रहता है। 8 किलोमीटर सबसे कम कहाँ पे होता है? पोल पे रहता है। और आपके सबसे ज्यादा कहाँ पे रहता है? इक्वेटर पे रहता है। इक्वेटर पे क्यों ज्यादा है ना? क्योंकि देखो सी वहां पे क्या है, क्योंकि देखो सनरेज सबसे ज्यादा पड़ते हैं, ठीक है ना, वेपरेशन, वेपर्स काफी बनते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन काफी होता है, तो काफी ऊपर तक आपके वहां पे क्या कहते हैं, डेटा रहेगा, वो डेटा कह रहा हूँ, आपका इक्वेटर का, वो ट्रोपोस्फेयर का हाइट रहेगा वहां पे, ठीक है ना। हाँ, देखो यहाँ पे दिया हुआ ना, इक्वेटर पे क्या होता है, बिकॉज हीटेड एयर राइजेस एंड ग्रेटर हाइट्स, क्योंकि वहां पे ज्यादा तेज धूप पड़ता है, तो उसके चलते क्या होता है, उसका जो टेम्परेचर ऑलरेडी हाई रहता है, तो इसके चलते वहां पे काफी ऊंचाई तक बनता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था सबसे, है ना, तो ट्रोपोस्फेयर खत्म कहाँ पे होता है? ट्रोपोपॉज पे खत्म होता है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होता है। लेफ्ट साइड के बारे में हम अभी बात करेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड के बारे में मुझे दो तीन चीजें आपको बतानी है, ठीक है ना। और ट्रोपोस्फेयर इज मार्क्ड बाय द टेम्परेचर इन्वर्जन, टर्बुलेंस एंड एडीज। मैं आपको बताता हूँ टर्बुलेंस एडीज क्या, तो जो भी फ्लाइट में बैठा हुआ होगा उसने कभी ना कभी आपकी टर्बुलेंस आपने एक्सपीरियंस की होगी। टर्बुलेंस में क्या होता है, एक्चुअली बता देता हूँ आपको। गर्म हवा ठंडी हवा होती है, तो उससे क्या होता है, डेंसिटी का डिफरेंस आ जाता है। तो जो फ्लाइट वगैरह हो, जो जो आपके एयरप्लेन्स वगैरह होते हैं, वो काफी ऐसे वाइब्रेट और शेक करने लग जाते हैं। शेक तो क्या, पर वाइब्रेट काफी ज्यादा होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टर्बुलेंस बोलते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है, मैं अभी आपको आगे जब लेफ्ट रेट और टेम्परेचर इन्वर्जन दोनों साथ में समझाऊंगा इसमें आगे ही, ठीक है। अब देखो उसके अलावा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए क्यों है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे आपके सारे जो क्लाइमेटिक जो भी आपके होते हैं मोस्टली आपके इसी जोन में होते हैं। जो भी आपके वेदर फिनोमेना हो गए, वेदर इट इज रेनफॉल, हेल स्टॉर्म, ठीक है ना, फॉग, जितनी भी चीजें होती हैं, वो आपका सारा का सारा ट्रोपोस्फेयर में होता है। तो आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि ट्रोपोस्फेयर जो होता है वो आपका सारे जितने भी क्लाइमेटिक एक्शंस होती है, एक्टिविटीज होती है, वो आपकी क्लाइमेटिक कह रहा हूँ, सीजनल जो भी आपका चीजें होती हैं, वो वहीं पर होती है मोस्टली, ठीक है ना। मोस्टली आपकी इसी लेयर तक कन्फाइंड होती हैं। उसके बाद कन्वेंशनल रीजन होता है, तो हम, ठीक है ना, कन्वेक्टिव रीजन क्या मतलब, यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह ये सारी चीजों के बारे में बताया गया है यहाँ पे, है ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, एक मिनट ना। हाँ, ठीक है ना। तो उसके बाद प्रेसिपिटेशन, देखो प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, क्या बोलते हैं, ये बारिश हो गया, ठीक है। उसके अलावा साइक्लोन्स हो गए, ये सारी, मैं जैसे बताया ना, जो अभी वेदर फिनोमिना है, वो कहीं ना कहीं आपका ट्रोपोपॉज तक, जो ट्रोपोस्फेयर तक आपका रहता है। हाँ, सीजन्स वगैरह ये सारी चीजें हो गई। अब देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो आपके ये क्या कहते हैं, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर होता है, वो आपका हाइट के साथ डिक्रीज करता है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर होता है वो आपका हाइट के साथ करता है डिक्रीज। अब मैं आपको एक अच्छे से एग्जांपल के बाद समझ लो, कि यहाँ पे समझाता हूँ लोगों को, कि आपने सिंपल से चीजें, माउंटेन पे ऊपर जाते हो, ठीक है ना, तो आपको देखोगे अगर, है ना, तो ऊपर से जैसे माउंटेन से जैसे ऊपर वैली से आप माउंटेन पे जाओगे, तो वहां पे टेम्परेचर कम होता है, ठंडा लगता है। जो भी आप लोग थोड़े हिल स्टेशन साइड गए होंगे, तो वहां पे आपको ये चीज रियलाइज होगा, ठीक है ना। हम्म। तो यहाँ पे ये चीज बस आपको ध्यान रखनी है कि ट्रोपोस्फेयर होता है जो, यहाँ पे जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर जाओगे, वैसे वैसे टेम्परेचर नीचे जाएगा, ठीक है ना। और इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी इसी फिनोमेना को बोलते हैं हम क्या, टेम्परेचर इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है ना। अब देखो टेम्परेचर इन्वर्जन मैंने बता दिया, ये ट्रोपोस्फेयर में होता है। अब मैं सिंपल से थिंक कर देता हूँ। देखो ट्रोपोस्फेयर में ऐसा होगा, हाइट के साथ टेम्परेचर घटता है। जैसे स्ट्रेटोस्फेयर आएंगे, तो वहां पे क्या होगा, हाइट बढ़ेगी और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। फिर जैसे मीजोस्फेयर जाएगी, तो वहां पे हाइट बढ़ेगी पर टेम्परेचर घटेगा। तो ऐसे ऑल्टरनेट में चलता है, ऑल्टरनेट लेयर में चलेगा, ठीक है ना। एक में बढ़ेगा, एक में घटेगा, एक में साथ में बढ़ेगा, एक में साथ में घटेगा। तो हम लोग अभी, आप जब आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको ये चीज बता दूंगा। अब इसके बाद बात करते हैं लैप्स रेट की, ठीक है ना। तो लैप्स रेट के बारे में बात करते हैं। देखो ये, तो देखो लैप्स रेट में क्या है, तो लैप्स रेट में भाई, अगर आप एक हाइट, एक सर्टेन उस पर जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपके एक सर्टेन वो होगा, कि इतनी हाइट पर आपका इतना टेम्परेचर डाउन हो रहा है। तो यही लैप्स लैप्स रेट को कंसीडर किया जाता है। तो लैप्स रेट इज नथिंग बट क्या बता रहा है, कि आप अगर इतने हाइट पर जाएंगे, तो उतना उतना आपका टेम्परेचर गिरेगा, या इतने हाइट पर जाएंगे तो उतना टेम्परेचर बढ़ेगा। तो बढ़ने और घटने वाले इसके पॉइंट को हम लोग लैप्स रेट बोलते हैं। तो आपका लैप्स रेट ध्यान रखना क्या है, कि 1 किलोमीटर अगर आप हाइट पे जाते हैं, तो 6.5 डिग्री आपका
टेम्परेचर कम होता है। ठीक है। हाँ। और इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपका कितना होता है, 165 मीटर का कुछ होता है ना। दो को दोनों ही बुक में दिए हुए हैं आप लोग, फिर भी ये थोड़ा मतलब कंसिडरेबली ये मुझे थोड़ा इजी लगता है याद रखने का। तो 1 किलोमीटर 6.5 डिग्री कम होता है, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे वैली में हैं और यहाँ से अगर इसका टॉप 1 किलोमीटर है ना, और आपका नीचे का यहाँ पे अगर टेम्परेचर 30 है, तो लगा लो यहाँ पे कि आपका 23.5 रहेगा यहाँ का टेम्परेचर, यानी 6.5 डिग्री कम रहेगा। है ना, तो यही रीजन है कि आप ऊपर जाएंगे तो आपका थोड़ा सा ठंडा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। ये बेसिक हो गई आपकी। एक मिनट ना। हाँ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, उसके बाद स्टार्ट करेंगे आपके स्ट्रेटोस्फेयर से। ठीक है ना, ये आपका दिया हुआ है -80 से आपका -45 तक। -45 से -80 तक जाता है टेम्परेचर, तो बस आपको ये जितना पता होना चाहिए ट्रोपोस्फेयर में, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है इसके बारे में। ठीक है ना। हाँ, उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर आता है आपका 50 किलोमीटर तक। ठीक है ना। 50 किलोमीटर तक रहता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आती है चीज, वो जो कि है आपकी ओजोन लेयर। तो देखो ये जो है, यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो ये हल्की सी, देखो ये ओजोन लेयर है यहाँ पे। जैसे मैंने बताया था ना, आपका 20 से 25 किलोमीटर के अराउंड रहता है ना, तो ये 20 से 25 के बीच में रहता है। 20 से 25 किलोमीटर में ये मैक्सिमम होती है, मतलब जा ऐसे ऐसा है तो ऊपर तक, बट जो इसकी मैक्सिमम डेंसिटी होगी सबसे ज्यादा वो होगा, वो आपका 20 to 25 किलोमीटर तक ही रहता है। ठीक है, ऐसे ऐसे स्ट्रेटोस्फेयर में काफी हाइट तक है ये आपकी, जो मैंने बताया ना अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस चीज को रिलेटेड देखो। ठीक है, अब सबको पता है यूवी यूवी रेडिएशन को ये रिफ्लेक्ट करता है, तो आपको हार्मफुल जो रेडिएशन उससे बचाता है सन की। अब देखो यहाँ पे ऑपोजिट होता है। वहां पे क्या हो रहा था, हाइट के साथ टेम्परेचर घट रहा था, बट यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज विद द ऑल्टीट्यूड। तो टेम्परेचर क्या होता है आपका, इंक्रीज करता है ऑल्टीट्यूड के साथ। ठीक है ना। अब यहाँ पे यही है, और एक्चुअल में दिस इज द रीजन, जो हाइट बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ रहा है, यही है जो ओजोन को, ओजोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। क्योंकि ओजोन जो मॉलिक्यूल बनने के लिए टेम्परेचर काफी ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है ना। तो जो हेल्प्स इन ओजोन फॉर्मेशन, अगर पूछा जाए कि स्ट्रेटोस्फेयर में ही क्यों बन रहा है, देखो अगर आपसे ये स्टेटमेंट की फॉर्म में आ सकता है कोई ना कोई ऑप्शन में, हेल्प्स इन ओजोन फॉर्मेशन, क्योंकि इसको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है ना। ध्यान रखना। अब मैं केमिस्ट्री में नहीं जाऊंगा कि क्यों उसको टेम्परेचर चाहिए, तो क्या रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टूट के जब जुड़ता है तो उसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, तभी वो जाके उस पर, उसको टेम्परेचर ज्यादा ही रहिए तभी वो स्टेबल रहेगा, वरना टूट जाएगा वो। ठीक है ना, तो ये चीज है। तो आपको ध्यान रखना है, ज्यादा हाइट के साथ आपका ये कहाँ पे होता है, टेम्परेचर बढ़ता है कहाँ पे, ये कहाँ पे हो रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, ये चीज बस आप ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया। है ना। अब देखो उसके बाद क्या है, देयर इज नो वाटर वेपर इन द स्ट्रेटोस्फेयर। मैं बता दें, ज्यादा तक ऊपर तक नहीं होता है। क्लाउड फ्री रहता है, वेदर फ्री रहता है, और ध्यान रखना है, हमारे जो जेट प्लेन्स वगैरह होते हैं ना, हाँ जेट के बारे में बात करता हूँ है ना, तो ये तो इसका जो लोअर मतलब जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर होता है वहां तक आपका जेट है वो फ्लाई करते हैं, फ्लाई वहां तक कर सकते हैं। कमर्शियल प्लेन होते हैं, जो कमर्शियल प्लेन होते हैं वो आपके ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में ना, ट्रोपोपॉज वाला जो एरिया ना उस तक में आपका, आपके कमर्शियल प्लेन होते हैं वो क्रूज कर सकते हैं। ठीक है। ओजोन के बारे में देख लो, आपकी ये देखो, जाती आपकी 30 से 60 किलोमीटर है, पर अगर मैक्सिमम डेंसिटी की बात की जाए तो आपके 20 से 25 किलोमीटर में है मैक्सिमम डेंसिटी। ठीक है ना, ओजोन की। बट अगर इसकी ओवरऑल रेंज की बात, 60 किलोमीटर तक भी जाती है ये। ठीक है। है ना, हार्मफुल यूडिएशन के अंदर कीमोस्फेयर है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो टेम्प जो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज है, अब देखो ये लैप्स रेट नहीं है, लैप्स का मतलब है जो टेम्परेचर कम हो रहा है हाइट के साथ। यहाँ पे क्या होता है, हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है ना, हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 किलोमीटर पे आपका 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। ठीक है ना, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ओजोन मतलब जो आपके यहाँ पे जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो आपका 1 किलोमीटर टू 5 सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, उसका मीजोस्फेयर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और उसमें तो कुछ नहीं है। या ये वाला हो गया पार्ट हमारा कंप्लीट। अब उसके बाद बात करें मीजोस्फीयर के बारे में। मीजोस्फीयर वही 50 से 80 किलोमीटर यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि देखो -90 डिग्री सेल्सियस तक है, एंड इट इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। और इसी को मैं प्लेस कह लो, या कह लो क्या, कि ये आपकी कोल्डेस्ट लेयर है। ये आपका पूछा जा चुका है। ठीक है ना, पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे, विच इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। तो कोल्ड लेयर ऑफ अर्थ।
वो सारे लेयर में पूछा था, सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट लेयर आपका यही है। और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं नॉक्टिलेंट क्लाउड्स, नॉक्टिलेंट होते हैं एकदम शाइनिंग क्लाउड्स। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत कभी वाटर वेपर एस्केप कर जाता है, एक्सट्रीमली रेयर है। तो वो हल्की फुल्की जो वाटर वेपर एस्केप कर जाते हैं, वो आपके यहाँ पे नॉक्टिलेंट क्लाउड फॉर्म करते हैं, है ना, टॉप ऑफ द वी से पे। ये चमकदार क्लाउड्स होते हैं, आप इनको अगर उस पर गूगल करिएगा तो आपको मिल जाएंगे, है ना। फिर दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मिटियोर स्टार्ट करते हैं, जो जलना स्टार्ट करते हैं, दैट ऑल्सो इज इन द मीजोस्फेयर वाला पार्ट, जो मीजोस्फेयर में होता है वहीं पर आपके मिटियोर स्टार्ट बर्निंग। ठीक है। अपर बाउंड्री इसको मीजोपॉज होता है, तो इसमें ऐसा इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, ये चीज हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, हम्म, इसके बाद बात करते हैं हमारे थर्मोस्फेयर का। तो ये आपका ये है 80 से 700 किलोमीटर तक, किलोमीटर तक जाता है, ठीक है ना। आयनोस्फेयर, अब देखो, आयनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ द थर्मोस्फेयर, तो इसके ऊपर ये अपना पूरा ऊपर इसमें कहते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, आयंस होते हैं, चार्ज होता है। तो ये आपकी जो रेडियो वेव के ट्रांसमिशन होता है वो इसी लेयर से जाता है, ठीक है ना। प्लीज ये चीज ध्यान रखना है, आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट यही है कि इसमें रेडियो वेव्स का जो ट्रांसमिशन होता है वो इसी लेयर की वजह से जाता है। और टेम्परेचर किसके में हाइट के साथ इंक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है हाइट के साथ। ये मैंने बताया था ना, ऑल्टरनेट चलता है, तो आप इसको ऑल्टरनेट से याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में 3 लेयर्स की बात की गई है। जो आपकी ये जो जो आपका थर्मोस्फेयर है, यहाँ पे हम 3 लेयर की बात करते हैं। ये 3 लेयर का है, DEF लेयर, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। अगर कभी भी बात की जाए आपकी डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, है ना, ये आपकी पुरानी ज्योग्राफी में आता था, अभी की ज्योग्राफी में नहीं मिलेगा आपके एनसीईआरटी में। आप अगर 2010-11 वाला एडिशन पढ़ोगे तो वहां पे आपके इन लेयर का मेंशन है, ठीक है ना। अभी मैं हटा दिया, बहुत सारा कोर्स कर दिया। अगर आप किसी को एनसीईआरटी पढ़नी हो तो प्लीज एटलीस्ट 2017-18 वाली पढ़ना, 19 में चेंज हो गया था जितना मुझे याद है। तो या तो वो पढ़ना या 11 वाले वाले पढ़ना, ठीक है ना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे आपके 3 लेयर का मेंशन किया गया, डी लेयर, ई लेयर और एफ लेयर, ठीक है ना। ये आपके 3 लेयर है जिसमें आयनोस्फेयर में आपके आते हैं, ठीक है ना। डिस्टिंग बॉर्डर ऑल्टीट्यूड से वो अलग अलग लिखा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगेन भाई, इतनी हाइट पर है तो आपको कुछ क्लाउड नहीं मिलेगा, वाटर वेपर फ्री होगा। अब मुझे हर बार ये बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक बहुत ही आपका एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना देखा गया जिसको हम बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रालिस एंड बोरियलिस, ठीक है ना। तो ये चीज है, मैं इसको एक बार बता देता हूँ आपको, अरोरा। तो देखो, तो यहाँ पे एक आपको दिखेगा ऑरोरा ऑस्ट्रिस, क्या इसी को हम ना एक, अच्छा मैं आपको एक सिंपल बता देता हूँ। इनको हम नदर्न और सदर्न लाइट्स के फॉर्म में जानते हैं। मैं आपको पीछे बता दूं, अभी इसको पीछे समझाता हूँ, इसको ऑरेलिया ऑस्ट्रेलिस और बोरेलिस कैसे क्या होता है, ठीक है। और देखो, आईएसएस है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो भी आपका इसी ऑर्बिट में है। आपको बता दूं तो आईएसएस है आपका जो, देखो जो आपका आईएसएस है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो भी आपका इसी रीजन में आता है, ठीक है ना। आपका जो आउटर लेयर है तो वो आपका इसी में आएगा। हम्म, एक मिनट रुकिएगा, मुझे पानी हाँ, हमारे यहाँ तो देखो, आईएसएस आपका 400 किलोमीटर के अराउंड, 400 किलोमीटर पे करता है, और इसी पे हम लोग गगनयान भी भेजने को तैयार है, ठीक है ना। ध्यान रखना, गगनयान भी आपका यहीं पे जाने वाला है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है और 400 किलोमीटर के अराउंड का है। अब मैं आपको बताने वाला था अरोरा, और एक तो इसका प्रोनाउंसिएशन करने में मेरे को दिक्कत आती है। तो आपको, अगर आपको किसी ने आपके सुना हो नदर्न लाइट्स के बारे में, नॉर्वे इज वेरी फेमस फॉर द नदर्न लाइट्स। वो देखना एकदम शाइनिंग शाइनिंग सी लाइट होती है ना। तो इसी को ऑरोरा बोलते हैं। ऑरोरा बोरियलिस बोलते हैं, जितना मुझे याद है बोरियलिस बोलते हैं। और सदर्न लाइट्स को, जो सदर्न लाइट्स होती हैं, इनको ऑरोरा ऑस्ट्रेस बोलते हैं। अब जितना मुझे याद है मैं इसका बता रहा हूँ, ठीक है ना, इतना मुझे पता है इसके बारे में। तो बस ये है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कैसे होता है। कि देखो, आप यहाँ पे एक लेयर है, हमने ये एक्सोस्फेयर बोल दिया, खत्म कर दिया, एक्सोस्फेयर आपका आ गया। एक्सोस्फेयर मतलब, अब एक्सोस्फेयर होता है वो आपका इंटरप्लेनेटरी स्पेस से कनेक्ट करता है, सीधे नहीं, एक्सोस्फेयर से आपका स्पेस लगना चालू हो जाता है, कोइंसाइड करने ही साइड। मैं उससे पहले बता रहा था आपको ऑलरेडी। तो देखो, हमारे जो लेयर है, जैसे कि मीजोस्फेयर हो गया, ये मीजोस्फेयर हो गया। फिर ये आपका क्या कहते हैं, आइनोस्फेयर हो गया, ये है ना, आइनोस्फेयर हो गया। और फिर ये एक्सोस्फेयर हो गया। तो यहाँ पे एक वैन एलन बेल्ट है ना। एक मिनट रुको, इसको ना थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ मैं, जिसको क्लियर करता हूँ, जरा स्लाइड को क्लियर करता हूँ। एक मिनट रुकना। तो देखो, आपके लेयर मैंने बताया था आपको, एक मिनट, वो कुछ अच्छा है।
ओके, वेयर इज दैट पिक्चर? आ गया क्या? जैसे एक मिनट दीजिएगा, पिक्चर इसमें है नहीं क्या? चलो कोई नहीं, इसी से समझ लो आप लोग, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, चलो ठीक। अब तो थोड़ा सा प्लीज देखना, मेरी बहुत ज्यादा खराब है, क्या कहते हैं आपकी, मेरी ड्राइंग। ट्रोपोस्फेयर हो गया, ठीक है ना, ये ट्रोपोस्फेयर हो गया ये वाली। फिर देखना, इससे ऊपर क्या है ये स्ट्रेटो है, ठीक है ना। इससे ऊपर क्या है आपकी, ये मीजो हो गई, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, ये आइनो हो गई। और आइनो किसका पार्ट है, थर्मो का, ये थर्मो हो गई। अब देखो, ये जब लेयर है, मैंने 5 लेयर बता दी, तब इनके ऊपर एक एक और मैग्नेटिक लाइंस हैं। ये मैग्नेटिक लाइंस हैं जिनके बारे में मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसके बारे में मतलब पुरानी बुक में है यार, इसमें नहीं, नई वाली बुक में नहीं है ये वाले मैग्नेटिक लाइन वाला टॉपिक। तो देखो, ये मैग्नेटिक लाइंस हैं, और इन मैग्नेटिक लाइंस का नाम है वैन एलन बेल्ट। हाँ, वो भी वैन एलन किसी साइंटिस्ट का नाम होगा, उन्हीं के नाम पे रखा गया होगा, ठीक है, वैन एलेंस बेल्ट, ठीक है ना। अब यही रिस्पॉन्सिबल है, ये मैग्नेटिक लाइन रिस्पॉन्सिबल फॉर नदर्न लाइट्स, नदर्न एंड सदर्न लाइट्स। नदर्न और सदर्न लाइट्स हैं आपके, वो आपके एक्चुअल में ये जो है, ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं, इनसे जो भी रेडिएशंस वगैरह आ रही हैं, वो रिफ्लेक्ट इस तरीके से करते हैं कि पूरा एक शो सा लगता है। तो आप प्लीज एक बार इनका गूगल पिक्चर करिएगा, और इन्हीं को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, AURO ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और बोरेसिस बोलते हैं इनको, ठीक है ना। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और बोरेसिस बोलते हैं ना, तो आप एक बार देख लेना, जो मैंने अभी बताया था ना, ये कहाँ गया, हाँ, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड बोरिसिस बोरिसिस बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये आपके किसकी वजह से होते हैं, वैन एलन बेल्ट की वजह से, ठीक है। वहां से मैग्नेटिक लाइन, वो बेल्ट है, और जिससे रिफ्लेक्ट करके आपकी ये जो फिनोमेना होता है, ठीक है। एक्सोस्फीयर की बात कर लेते हैं, 400 किलोमीटर से ऊपर है, ठीक है ना। और ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है आपका ये, ठीक है ना। और यहीं पे ये आपका एक्सोस्फीयर और इंटरप्लेनेटरी स्पेस है, वो आपका कोइंसाइड कर जाते हैं, नहीं एक टाइम के बाद आपका स्पेस चालू हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीजेज थ्रू द लेयर, आपको ये दिया हुआ है, क्यों है, क्योंकि डायरेक्टली अब पता चला, डायरेक्टली लेयर नहीं, अब डायरेक्टली सनलाइट से एक्सपोज है, तो वो है वहां पे रहेगा। और लाइट क्योंकि इतनी हाइट पर है, तो आपकी लाइट गैसेस हीलियम और हाइड्रोजन वहां पे फ्लोट करते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है सर, स्पीड ऑफ साउंड इन लेयर, ये आपका पूछा जा चुका है। अब देखो, किसी के पास कॉमन सेंस होगा, ये आपका यही एनसीईआरटी का ये वो है, ठीक है ना। तो किसी के पास कॉमन सेंस होगा तो इस वाले क्वेश्चन को कर लेगा। ऑब्वियस है, स्पीड ऑफ द साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, आपने पढ़ा होगा। तो देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे वैसे द स्पीड ऑफ द साउंड ग्रेजुअली इवेंचुअली इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो देखो, अब जिस लेयर में टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ऑब्वियस उसमें साउंड की स्पीड ज्यादा बढ़ेगी, है ना। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से कोई एकदम बड़ा 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 कम हो गया, बड़ा 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 कम कम हो गया, तो इस तरीके से आपका रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम मिनिमम पता होने चाहिए, तो आपकी वेरी करती है 295 मीटर पर सेकेंड से 355 मीटर पर सेकेंड तक आपका जाती है, जो हायर टेम्परेचर पे है, बस, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब वहां पे पूछ लेके भैया ट्रोपोस्फियर का बता दो, तो आप लगा सकते हो ट्रोपोस्फियर में ना, कॉमन सेंस लगा सकते हो, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, हाइट के साथ टेम्परेचर कम हो रहा है, तो इनवर्सली टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो कम होगा, तो उसकी स्पीड ऑफ द साउंड वुड बी लोअर इन दैट पर्टिकुलर लेयर, ठीक है ना। अब जिसमें बढ़ेगा उसमें होगा, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कम होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, पर जैसे ही आपका स्ट्रेटोस्फियर आता है, तो देखो एकदम बढ़ेगा, फिर कम होगा, कम होगा, फिर एकदम बढ़ेगा, इस तरीके से आपका रहता है ना। अब बात करते हैं, द लास्ट वन हियर इज लेफ्ट रेट। लेफ्ट रेट तो मैंने करा दिया ना आपको, हाँ, लेफ्ट रेट करा दिया मैंने आपको। तो देखिए, लेफ्ट रेट क्या है, वही मैंने बताया था, चेंज इन टेम्परेचर हो गया, हम लोग जितने भी ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना, तो वो आपका रहेगा। और जो कि देखो, लेफ्ट रेट का क्या है, नॉर्मल लेफ्ट रेट आपका क्या कहते हैं, आपका 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का था, और नॉर्मल लेफ्ट, और ये आपका 5, वो है कि सब इसमें लोअर एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फेयर में हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको ये चीज देखनी है, और आई बिलीव ये पार्ट, या ये पार्ट हो गया खत्म। इसमें मुझे देखने दीजिए, कुछ और है आपको कराने को। ये हमने कर लिया है। हम्म, ठीक है, आई बिलीव ये हमने निपटा दिया, ठीक है, या सो so far we have completed this particular topic। तो आगे, सो ये वाला पार्ट कर लिया हमने कंप्लीट। किसी को कोई भी डाउट हो,
तो अगेन दिस इज नॉट समथिंग दैट आई नीड टू रिपीट माई सेल्फ अगेन। तो आपको सबको पता है, आपको कोई भी लग रहा है गलत लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, टेलीग्राम है, ग्रुप है, वहाँ पे यहाँ पे बता सकते हैं आप कि हाँ हाँ ये चीज़ है। बाकी यू विल गेट दिस annotated PDF in the Telegram group as well, and the group you will already be in the जो भी उसका जो सेक्शन होता है यूट्यूब का, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपके। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं, तब तक के लिए सब ख्याल रखिए सब लोग अपना। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद।